शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लैंडमार्क जजमेंट में एक और केस लेंगे और ये केस सबसे महत्वपूर्ण केस में से एक है, क्योंकि इसका जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसका प्रभाव आज तक है। हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की। इस केस का फैसला जो था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था, परंतु इसकी भूमिका 6 साल पहले ही तैयार हो गई थी। मामला क्या था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं ला सकती है, अर्थात मूल अधिकारों की तरफ संसद आंख उठाकर भी नज़र भी नहीं डाल सकती। तो और संविधान संशोधन भी एक कानून होता है और यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। जो अनुच्छेद 13 बनाम 368 वाला एक झगड़ा चला आ रहा था ना, तो कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आते, तो उसमें पिछले केस में यही फैसला दिया गया था कि संविधान संशोधन भी एक कानून होता है और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वो भी आता है। अब इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने 24वां संविधान संशोधन को लाया था और उसमें संसद को फिर से पूरी शक्ति दे दी गई थी कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन किया जा सकता है और संविधान संशोधन से अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर लाया जाता है 25वां संविधान संशोधन। उसमें क्या किया जाता है कि एक अनुच्छेद 31 ग लाया जाता है और उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि निजी संपत्तियों को भी अधिग्रहित किया जा सकता है और उसके मुआवजे के लिए कोर्ट में किसी तरीके का या कोर्ट उस मुआवजे राशि को नहीं देख सकता है। चौथा संविधान संशोधन में भी कुछ ऐसी ही बात की गई थी कि जो मुआवजा राशि होगा कोर्ट उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकती है। फिर एक 29वां संविधान संशोधन भी लाया गया था। उस संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, तो कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर कर दिया गया था। फिर आता है मामला जो कि मुख्य रूप से इस केस से जुड़ा हुआ है, वह है केरल का एक भूमि सुधार कानून। और उस भूमि सुधार कानून को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। उसमें क्या प्रावधान था, अनेक प्रावधान थे, उसमें से एक प्रावधान यह भी था कि धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए चल अचल संपत्ति को भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है। तो और इसको 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया गया था। तो यह जो मामला था इसी से प्रभावित मुख्य रूप से तात्कालिक जो कारण था वही था कि केरल वाला भूमि सुधार से संबंधित कानून। अब जानते हैं कि केशवानंद भारती कौन थे। तो केशवानंद भारती केरल में एक एडनौर मठ है, उसके प्रमुख पुजारी थे या उनको महंत कह लें। और यह मंदिर काफ़ी पुराना था, करीब 1200 साल पुराना मंदिर था। केरल में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी और इसके जो महंत होते थे उनको शंकराचार्य के बराबर दर्जा प्राप्त होता था। बल्कि केशवानंद भारती को केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। तो इतना प्रभावशाली मंदिर था यह एडनौर मठ। अब इस मठ की जमीन जा रही थी केरल के इस नए कानून के द्वारा। तो अब इस पूरे परिदृश्य में एंट्री होती है नाना भाई पालकीवाला की। नाना भाई पालकीवाला कौन थे, तो एक प्रमुख वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान से संबंधित मुकदमे लड़ा करते थे, तो उनकी एंट्री होती है। तो ये कौन थे, तो कहा जाता है कि ये केशवानंद भारती के एक शिष्य थे। परंतु इस पूरे केस के दरमियान उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। और एक और भी बात कही जाती है कि इस पूरे केस के दरमियान कभी भी केशवानंद भारती कोर्ट नहीं गए, ना हाई कोर्ट में गए ना सुप्रीम कोर्ट में गए। तो पूरे मामले को नाना भाई पालकीवाला ही देख रहे थे और लड़ रहे थे। तो यहाँ पे नाना भाई पालकीवाला ने क्या सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि केरल का ये कानून जो है, जो लाया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है और
मूल अधिकारों का हनन होता है। अतः यह कानून असंवैधानिक है। निर्णय लिया गया कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। केरल के हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 का सहारा लेते हुए एक रिट पिटीशन दायर किया गया। अब रिट पिटीशन में किन्हें चुनौती दी गई, किन कानूनों को? 24वें संविधान संशोधन को, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को, और साथ में केरल सरकार द्वारा लाए गए कानून को चुनौती दी गई। और हवाला तो वही अनुच्छेद 26 का दिया गया था। तो यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद यह देखा जाता है कि यह मामला भी पिछले मामले में अर्थात गोलकनाथ वाले मामले से जुड़ा हुआ ही मामला है, जिसमें कि फिर से संविधान संशोधन और इसकी कानून से संबंधित बात हो रही है। तो अब पिछले मामले में 11 जजों की बेंच बनाई गई थी, अब फिर से एक तरीके से इसमें विवेचना की जानी थी, तो अभी 13 जजों की बेंच बनाई गई। और यह 13 जजों की जो बेंच बनाई गई, यह अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस की सुनवाई के लिए बनाया है। 68 दिनों तक लगातार सुनवाई चलती रही और अंत में फैसला 7-6 से सरकार के विरोध में जाता है। अर्थात 7-6 से, अर्थात फैसले का आप मार्जिन को देखिए, मात्र एक का फर्क है 7-6 से। अर्थात 7 जज जो है पिटिशनर के पक्ष में फैसला करते हैं और 6 जज सरकार के पक्ष में फैसला करते हैं। तो फैसला क्या था वो जानते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से केशवानंद भारती यह केस तो हार चुके थे, उनके विरोध में फैसला जाता है। अर्थात उनकी जमीन जो मंदिर से जुड़े हुए थे उस संबंध में उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामले पहुंचते हैं, कोई भी अगर व्यक्तिगत मामला भी पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारी बातों की संवैधानिक व्याख्या होती है कि सरकार के द्वारा यहाँ पे कानून जो लाया गया था उन कानूनों का और संविधान संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मुख्य रूप से वहाँ इस चीज को देखा जाता है। तो उसी चीज की यहाँ पे व्याख्या की गई थी और उसी का महत्व सबसे ज्यादा है। तो फैसले में क्या कहा गया था? तो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस सा निर्णय दिया था। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दे दी गई थी और यह कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, परंतु एक शर्त लगाया यहाँ पे कि बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचता हो। अर्थात मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचता हो और मूल ढांचे को अगर कोई नष्ट करने वाला कानून या संविधान संशोधन लाया जाएगा तो वह असंवैधानिक होगा। तो इसी आधार पे आज तक कोई भी कानून या संविधान संशोधन की विवेचना अगर कोर्ट करता है तो इसी आधार पे करता है कि वह संविधान के मूल ढांचे को कहीं नष्ट तो नहीं कर रहा है। अगर नष्ट करता है तो उस कानून और संविधान संशोधन को असंवैधानिक ठहराया जाता है। दूसरा क्या था फैसला कि अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि मूल ढांचा तो बतलाया गया, लेकिन मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। अब संविधान का मूल ढांचा क्या होता है वह आगे के कई फैसलों में से वो निर्धारित हुआ, परंतु संविधान का मूल ढांचा क्या है? जैसे कि भारत में संसदीय प्रणाली होगी, लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा, संघीय ढांचा होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। तो ये सब जो है सो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा जो फैसला सुनाया गया था वह क्या था कि प्रस्तावना भी संविधान का एक अंग है। प्रस्तावना को लेकर
संविधान लागू होने के समय से ही एक विवाद चला आ रहा था कि यह प्रस्तावना संविधान का मूल हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। ऐसा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि प्रस्तावना को अलग से पारित करवा के संविधान में उसे शामिल किया गया था। संविधान के बाकी हिस्से को एक साथ पारित करवाया गया था और प्रस्तावना को अलग से पारित करवाया गया था और शामिल किया गया था संविधान में। तो वहीं से इसका विवाद शुरू हो जाता है कि यह संविधान का मूल हिस्सा नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। दूसरे पक्ष का कहना था कि नहीं, यह भी संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उसके संविधान संशोधन को लेकर भी एक विवाद सा था। कुछ लोगों का कहना होता था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, दूसरे पक्ष का था कि नहीं किया जा सकता है। तो इसे भी इस फैसले में निश्चित किया गया और कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यहाँ भी शर्त वही लगाई गई कि बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करें। और तीसरा, जो 29वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर कर दिया गया था, तो इस फैसले में बतलाया गया कि नहीं, मूल अधिकार जो है सो वो ऊपर है, नीति निर्देशक तत्व ऊपर नहीं हो सकते हैं। तो ये 3 मुख्य फैसले थे। अब जो है सो क्या होता है, तो इस केस का फैसला 7-6 से हुआ था और इसका निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया था। इस डेट को याद रखेंगे क्योंकि यह केस इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी एग्जाम्स में डेट भी पूछा जा सकता है। डेट का एक और महत्व है कि इसी डेट को 24 अप्रैल 1973 को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। और यह फैसला जिस दिन आया था उस समय सीकरी जो थे वह मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो 25 अप्रैल को रिटायर हो जाते हैं और 26 अप्रैल को एएन रे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अब एएन रे के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे और इनकी क्या भूमिका रही आगे में। तो एएन रे यहाँ पे जो 7-6 का फैसला आया था, तो 6 का जो फैसला देने वाले अर्थात सरकार के पक्ष में जो फैसला देने वाले जज थे उसमें से एक थे एएन रे, और इन्हें 3 जजों को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अर्थात मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। जो 3 जजों को सुपरसीड किया गया था उसमें से 2 जज इस फैसले वाले में शामिल थे। 7 वाले फैसला जो सरकार के विरोध में दिए थे उनमें 2 जज ये फैसला देने वाले लोगों में शामिल थे। तो वैसे 3 जजों को सुपरसीड करके इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है और इनकी कार्यशैली और कार्य प्रणाली काफ़ी विवादास्पद रहा। विवादास्पद क्या रहा कि अब जैसे उस समय एक राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का मुकदमा चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस हार चुकी थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता इंदिरा गांधी को। तो वो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है, पारित करवाया जाता है। पहला इनका जो विवादास्पद निर्णय एएन रे का था यही था। इमरजेंसी लगाई जाती है देश पे, कई तरह के मुकदमे पहुंचते हैं, खास करके एडीएम जबलपुर वाला जो केस था जिसमें कि सारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 हाई कोर्ट भारत के जो अलग अलग राज्यों के वो रिहा करने का आदेश देते हैं और उन फैसलों को मंगवा लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से आदेश जारी किया जाता है कि नहीं, ये गिरफ्तारियां जो है सो सही है। दूसरा विवादास्पद फैसला। तीसरा, एक 39वां संविधान संशोधन लाया जाता है। उसमें क्या प्रावधान किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा, इन 4 लोगों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मामला कोर्ट नहीं देख सकता, अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके निर्वाचन संबंधी किसी विवाद को नहीं देख सकता है।
तो ये मुख्यतः राजनारायण वाला जो केस था, उस केस के प्रभाव को खत्म करने के लिए 39वां संविधान संशोधन लाया गया था। उसके बाद एक और भी, इंदिरा गांधी तो और भी ज़्यादा कुछ लाना करना चाहती थी और लाए भी गए, परंतु एएन रे उस समय आंख मूंद कर सरकार या संसद के द्वारा जो कानून लाए जाते और लागू किए जाते और सरकार के विरुद्ध जो मामले पहुंचते, वो सरकार के पक्ष में फैसले देते चले गए। और कहा जाता है कि एएन रे की वजह से ही जो इमरजेंसी में इतने ज़्यादा कानूनों का दुरुपयोग हुआ था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह एएन रे थे। और साथ में उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनकी भी भूमिका काफ़ी विवादास्पद रही थी इमरजेंसी के समय में। तो खैर चलिए, वो एक अलग विषय है। अब क्या होता है कि एक और जो विवादास्पद इनका जो निर्णय रहा एएन रे का, उन्होंने क्या किया कि केशवानंद भारती वाले मामले में जो फैसला दिया गया था, उस फैसले को इन्होंने बदलने की कोशिश की। उसके लिए क्या किया कि एक रिव्यू करने का सोचा कि उसमें जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस फैसले को फिर से रिव्यू किया जाए। और वो उन्होंने स्वविवेक से यह निर्णय ले लिया और एक संवैधानिक पीठ फिर से गठित कर दी। अब जब गठित कर दी और उस मामले को फिर से खोल दिया गया, केशवानंद भारती वाले मामले को, अब यहाँ पे नाना भाई पालकी वाला फिर से आते हैं और वो सरकार के विरुद्ध में केस लड़ते हैं। और उनका यह कहना था कि इतनी बड़ी संवैधानिक पीठ बनाई गई थी और उसका एक फैसला आया, उसको आप अपने स्वविवेक से कैसे रिव्यू कर रहे हैं। तो और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी कि इस मामले में सरकार ने कोई रिव्यू पिटीशन नहीं डाला था। तो नाना भाई पालकी वाला का वही कहना था कि सरकार ने तो कोई रिव्यू पिटीशन ही नहीं डाला, उसके बाद भी आप स्वविवेक से यह निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो उसके बाद वो ये फैसला वापस लेना पड़ता है और अर्थात रिव्यू की जो बात होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो केशवानंद भारती केस में ओरिजिनल जो फैसला दिया जाता है उसे बरकरार रखा जाता है। और कहा जाता है कि नाना भाई पालकी वाला के द्वारा जो जिरह की गई थी रिव्यू पिटीशन वाले मामले में, वो सुप्रीम कोर्ट में तब तक के इतिहास में वकालत का सर्वश्रेष्ठ नमूना था। तो इस केस पूरे मामले में नाना भाई पालकी वाला पूरे देश में एक बहुत बड़े हीरो बनकर उभरते हैं। लोकतंत्र के संरक्षक और मूल अधिकारों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति के रूप में उनकी छवि बनती है। और यह फैसला तो काफ़ी महत्वपूर्ण था ही, इतना महत्वपूर्ण था कि एक 41वां संविधान संशोधन लाया गया था और उसमें इंदिरा गांधी यह प्रस्ताव लाना चाहती थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर वो ये चारों तरीके के पोस्ट पे अगर कोई बैठा हो तो उनके पद पर रहने के दरमियान भी या बाद भी। परंतु बाद में उन्हें अपने कानूनी सलाहकारों ने सलाह दी कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मूल ढांचे को नष्ट करता है। तो उस पर उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया था। नहीं तो इंदिरा गांधी के जिस तरीके के जिन रास्तों पे वो चल पड़ी थी और जैसे निर्णय ले रही थी, शायद वो भारत से लोकतंत्र ही खत्म हो जाता और ये भी व्यवस्था बन जाती कि कोई एक ही परिवार का सदस्य ही हमेशा के लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता रहेगा। तो हमें इस केस का महत्व यही है कि मूल ढांचा से संबंधित जो निर्णय दिया गया, आज भी किसी भी कानून को इसी कसौटी पे कसा जाता है कि कहीं यह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट तो नहीं करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह केस समझ में आया होगा, इस केस का महत्व समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।